आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका। ढोल पर लगातार थाप के साथ समान लय में थाल बज रहा था। हर तरफ अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। चारों तरफ हरियाली से घिरे इस छोटे मंदिर का वातावरण किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त था। वहाँ पर 30-40 लोग मौजूद थे, जिनमें स्त्री, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। सामने एक 50-55 साल का बुढ़ा आदमी बैठा था, जिसका एक पाँव लगातार कांप रहा था। उसने एक धोती पहन रखी थी, मगर ऊपर का बदन पूरा नग्न था। वो बुढ़ा लगातार अपने मुंह से "स्स" की आवाज निकाल रहा था, जो कि अपने माता पिता के साथ खड़े उस 13 वर्ष के बालक को डराने के लिए पर्याप्त थी। मगर वो बालक उस व्यक्ति को कौतूहल से देख रहा था। ये राजस्थान के मारवाड़ में बसा एक सुदूर गांव था। उसकी माँ महीने में एक बार इस देवरे पर अवश्य आती थी। उसके पिता को ये सब कुछ कम पसंद था, मगर फिर भी वो कभी स्पष्ट विरोध नहीं करते थे। सामने पत्थर पर बनी स्थानीय देवता की छोटी मूर्ति थी, जिसे कि बावजी कहा जाता था। अचानक वो बुढ़ा जोर से चिल्लाया। ढोल की आवाज बंद हो गई। उसने पास ही पड़ी एक लोहे की बड़ी सांकल उठाई और अपनी पीठ पर मारने लगा। सभी लोगों ने हाथ जोड़ लिए। कुछ लोग अपना माथा टेकने लगे। कुछ देर अपने पीठ पर सांकल मारने के बाद वो बुढ़ा रुक गया और उसने देवता की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाया। वो बुढ़ा बैठ गया। लोग एक एक करके उसके पास आने लगे और अपनी परेशानियां बताने लगे। उसने अब अपने हाथ में एक मोरपंख का बना झाड़ू ले लिया था और हर पास आने वाले व्यक्ति के सर पर फेरा रहा था। उस बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके पिता उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। करीब 12 मिनट बाद उसका भी नंबर आया। उसके पिता वहीं खड़े रहे, लेकिन माँ पास गई। उन्होंने सर टेका और अपनी बात कही। बुढ़े ने मोरपंख से बना झाड़ू उनके सर पर घुमाया और सामने पड़े मक्के के कुछ दाने अपने हाथ में लिए। उसने उन्हें ध्यान से देखा और उसकी माँ से कुछ कहा। उन्होंने इशारा कर उस बच्चे को अपने पास बुलाया। वो पास गया तो उन्होंने उसे सर झुकाने के लिए कहा। बुढ़े ने शांत रहते हुए उसके सर पर भी मोरपंख का बना झाड़ू घुमाया। उस बच्चे ने बैठकर ध्यान से उस बुढ़े को देखा। उसकी माँ ने उठने से पहले अंतिम बार फिर से अपना सर झुकाया। चटाक! एक आवाज गूंजी। उसकी माँ का सर भय के मारे झुका का झुका ही रह गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति सकते में आ गया था। सब उस बच्चे की तरफ देख रहे थे। उसने अभी अभी वहां के भोपे को थप्पड़ मारा था। उसकी माँ डर के मारे स्तब्ध रह गई थी। उसके पिता दौड़कर आगे आए और बच्चे को खींचकर वहां से बाहर ले गए। सब गुस्से और अचरज से उन्हें देख रहे थे। मैंने उसे ठीक कर दिया। उस बच्चे ने बाहर जाते हुए उस बुढ़े की तरफ देखकर अपने पिता से कहा। उस बुढ़े का कांपना बंद हो गया था और वो एकदम सामान्य हो गया था। 14 साल बाद एक काले कलर की स्कॉर्पियो उस मकान के गेट से अंदर घुसी और मुख्य दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। दरवाजा खुला और अंदर से एक व्यक्ति उतरा। लंबा ऊंचा कद, हल्की काली दाढ़ी, थोड़े लंबे बाल, चेहरे पर काला चश्मा, सामान्य से लंबा काला कोट और कोई 27 वर्ष की उम्र होगी। ड्राइवर वाली सीट से दूसरा व्यक्ति उतरा। उसकी उम्र पहले वाले से कुछ कम होगी और वो फॉर्मल पैंट शर्ट में था। यही वो मकान है विनय? पहले वाले ने चश्मा अपनी जेब में रखते हुए कहा। लगता तो यही है, दूसरे वाले ने कहा। उन्होंने दरवाजे के सामने जाकर घंटी बजाई तो एक व्यक्ति ने आकर दरवाजा खोला। ये 37 साल का एक व्यक्ति था जो अपनी उम्र से काफी कम दिखाई देता था। वो कुछ परेशान लग रहा था। मिस्टर सुबोध आप ही हैं? विनय ने पूछा। जी हाँ, आप डॉक्टर जय हैं? उस व्यक्ति ने गौर से जय और विनय को देखते हुए कहा। एक डॉक्टर सामान्यतः सफेद कोट में रहते हैं, मगर यहाँ एक काले कोट में था तो दूसरा सामान्य कपड़ों में था। वो व्यक्ति सामने से हटा तो वो दोनों अंदर घुस गए। सामने एक महिला खड़ी थी। वो सुबोध की पत्नी थी। उनकी उम्र सुबोध से 3 साल कम थी। चिंता की लकीरें उनके माथे पर भी साफ देखी जा सकती थी। वो कहाँ हैं?
जय ने पूछा। ऊपर वाले कमरे में। पता नहीं उसे क्या हो गया है, हमें तो बहुत डर लग रहा है, लगता है उसके ऊपर प्रेत का साया है। उस महिला ने लगभग रोते हुए कहा। घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विनय ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। जय उनकी बातचीत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो मकान का मुआयना कर रहा था। वे सब ऊपर गए। सामने एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक ताला लगा था। आपने यहाँ ताला क्यों लगा रखा है? विनय ने पूछा। वो खतरनाक है, सुबोध ने जवाब दिया। भला एक बच्ची आपके लिए क्या खतरनाक हो सकती है? विनय ने कहा। सुबोध ने ताला खोल दिया। सामने कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी पर एक 14 साल की बच्ची को बांधा हुआ था। उसने एक लाल रंग की भारी साड़ी पहन रखी थी। कपड़े उसके बदन के लिए काफी बड़े थे। चेहरे पर बेतरतीब ढंग से मेकअप किया हुआ था। आंखों में फैला हुआ काजल, होठों पर बाहर तक निकली हुई लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, बिल्कुल अजीब ढंग से तैयार हुई थी। वो आंखें बंद किए हुए बैठी थी। आपने तो उसे बांध भी रखा है, विनय ने कहा और आगे बढ़कर उसे खोलने लगा। ध्यान से, सुबोध ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मगर विनय बिना उसकी ओर देखे रस्सी खोलने लगा। रस्सी खोलकर वो खड़ा हो गया। आप जानते हैं मिस्टर सुबोध, किसी को बांध कर रखना कानूनन अपराध है और इसके लिए आपको सजा। वो लड़की अचानक खड़ी हो गई और उसने कुर्सी को पीछे लात मारा। कुर्सी जाकर दीवार से टकराई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने विनय की गर्दन पकड़ी और उसे पीछे धकेलने लगी। वो विनय को दीवार के पास ले गई और उसे गर्दन से ही पकड़कर जमीन से 2 फीट ऊपर उठा दिया। विनय की आंखें बाहर निकल आई थी। अनु, छोड़ो उसे! उसकी माँ चिल्लाते हुए उसके पास आई। उसके पिता भी उसके पास आकर उसे रोकने लगे, मगर वो काबू से बाहर थी। अनु प्लीज, छोड़ो उसे! सुबोध ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अनामिका ने विनय को छोड़ सुबोध का गला पकड़ लिया। प्रेतों के बारे में एक खास बात बताऊं आपको? जय ने अनामिका की माँ की तरफ देखकर कहा। वो अचरज से जय की तरफ देख रही थी, जो कि एक इंजेक्शन में दवा भर रहा था। ये बेहोश होते हैं, जय ने अनामिका की बाह में इंजेक्शन लगाते हुए कहा। उसने एक बार जय की तरफ देखा और फिर बेहोश हो गई। आप इसके कपड़े चेंज कर दीजिए, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, जय ने इंजेक्शन अपनी जेब में रखते हुए कहा। विनय की सांस फूल गई थी। सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। विनय आश्चर्य से अनामिका को निहार रहा था। वो लोग नीचे आ गए। ये सब कितने वक्त से हो रहा है? एक सोफे पर सुबोध और विनय दोनों बैठे थे। विनय एक डायरी में जानकारी नोट कर रहा था। कोई महीना भर हुआ है, सुबोध ने शांत रहते हुए कहा। बचपन में कोई सदमा या हादसा जिससे बच्ची परेशान रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। दिन में कितनी बार इसे ये अटैक आता है? कोई भरोसा नहीं है, एक पल को सामान्य रहती है, फिर अगले ही पल ऐसी हो जाती है। अब तो ये भी पता नहीं चलता कि ये सामान्य है या प्रेत साए में है। विनय ने एक बार नजर उठाकर सुबोध को देखा। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने कुछ अजीब कहा हो। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट? नहीं, अभी तो किसी को नहीं बताया है। जय सामने दीवार के पास खड़ा होकर वहां लगी तस्वीरों को गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद वो अनामिका को लेकर बाहर आ गए। उन्होंने अनामिका को गाड़ी में बिठाया। जय, एक दिक्कत है, विनय ने पास आकर जय से कहा, जो मुख्य दरवाजे के पास अनामिका के माता पिता से कुछ बात कर रहा था। जय ने विनय को सवालिया नजर से देखा। हमारी गाड़ी का टायर पंचर है, लगता है आपकी बेटी को हम ज्यादा पसंद नहीं आए, जय ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कहा था उस पर किसी प्रेत का साया है, वो उसे इस घर से नहीं जाने देना चाहती, अनामिका की मां ने लगभग रोते हुए कहा। नहीं, ये एक संयोग मात्र है, जय ने अपना सर हिलाते हुए कहा। आपको लगता है कि ये मात्र एक संयोग है? आप एक प्रेत साए से घिरी लड़की को लेने आते हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, बड़ा अजीब संयोग नहीं है? सुबोध ने जय को घूरते हुए कहा। नहीं, ये नहीं, जय ने एक सेकंड रुक कर कहा। अगर कोई भी व्यक्ति
किसी को एक कमरे में बांधेगा तो वो उसे कमरे के बीचों बीच बांधेगा, लेकिन जब हम आपकी बेटी के कमरे में गए तो उसकी कुर्सी खिड़की के पास थी। फर्श पर कुर्सी को घसीटने के निशान भी थे। आपकी बेटी के दाएं हाथ की मध्यस्था उंगली का नाखून टूटा हुआ था। जब उसने कुर्सी को लात मारी तो कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए। सुबोध और उनकी पत्नी अचरज से जय को घूर रहे थे और विनय मुस्कुरा रहा था। आपकी बेटी पहले से जानती थी कि हम आने वाले हैं। वो पहले घसीटकर उस कुर्सी को खिड़की के पास ले गई, फिर कई घंटे मेहनत कर उस कुर्सी में से कीलें निकाली और उन कीलों को खिड़की से नीचे फेंक दिया। और आपकी गाड़ी ठीक उन कीलों के ऊपर से निकली? सुबोध ने शक भरे अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, ये संयोग मात्र है, जय ने अपने कोट के कॉलर ठीक करते हुए कहा। आपकी बेटी पर कोई प्रेत साया नहीं है मैडम, वो बस समझदार है, आपकी सोच से कई गुना ज्यादा समझदार। जय ने अनामिका की मां की तरफ देखते हुए कहा। जय और विनय गाड़ी की तरफ बढ़ गए। इस इंजेक्शन का असर कितनी देर तक रहता है? जय ने विनय से पूछा। कोई घंटे भर तक। और टायर चेंज कर असाइलम पहुंचने में हमें लगभग 1.5 घंटा लगेगा। मतलब कि हमें आधा घंटा अनामिका को समझने में मिलेगा। जय ने विनय की ओर देखते हुए कहा। मरीज की प्रोफाइल बताओ। रास्ते में जय ने विनय से पूछा। इस बार जय ड्राइव कर रहा था। उसके पास ही की सीट पर अनामिका को बिठाया गया था। वो बेहोश थी, मगर उसे सीट बेल्ट से इस तरह बांधा गया था कि वो होश में आने पर ज्यादा हिल न सके। विनय पीछे सीट पर बैठा हुआ था। नाम अनामिका, पिता का नाम सुबोध, माँ का नाम सरोज, उम्र 14 वर्ष, 9वीं क्लास की स्टूडेंट। प्रारंभिक लक्षण स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं। इसके लक्षण कब से हैं? इसके पिता के अनुसार तो 1 महीना हुआ है, लेकिन देखकर काफी पुराना मामला लगता है। कोई पुराना डायग्नोसिस? नहीं, अब तक कोई इलाज नहीं करवाया है। अजीब बात है, बच्ची इस हाल में पहुंच गई है और अब तक इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तक नहीं। कितने अजीब लोग हैं। पहले बाबा ओझाओं के पास जाते हैं और फिर अगर थोड़ी अकल हो तो डॉक्टर की बात करते हैं। अव्वल अधिकतर तो इसे बीमारी मानते तक नहीं है। यहाँ तो ऐसा ही है जय, और ये तो शहर है, गांव में तो हालत और भी खराब है। जय के चेहरे पर एक अजीब दर्द उभर आया, मगर एक पल में वो वापस सामान्य हो गया। कुछ ही देर में अनामिका को होश आने लगा। होश में आते ही उसने खुद को एक कार में सीट बेल्ट से बंधा हुआ पाया और साथ ही 2 अजनबी थे। आप लोग कौन हैं? अनामिका ने होश संभालते ही जय से पूछा। तुम्हारा हैंगओवर उतर गया? जय ने बिना उसकी ओर देखे मुस्कुराते हुए कहा। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने पीछे विनय की तरफ देखा और कहा, वो तुम्हारे घर पर ही हैं, हम तुमको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। विनय ने कहा। हॉस्पिटल? मगर मुझे क्या हुआ है? अनामिका ने हिलकर खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। कुछ नहीं, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। जय ने अनामिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नींद में चलने की बीमारी? हाँ, और साथ में थोड़े हाथ पैर भी चला लेती हो, पीछे से विनय ने कहा। अनामिका शांत हो गई। उसे समझ में आ गया था कि उसने कुछ बेहद बुरा कर दिया है, तभी उसके माता पिता को उसे खुद से दूर भेजने का निर्णय लेना पड़ा, वरना वे ऐसा कभी नहीं करते। वो चुपचाप सामने देखने लगी। पता है, लोग कहते हैं मेरे अंदर भूत है। मेरा कोई दोस्त मेरे साथ खेलना नहीं चाहता, सब डरते हैं। कुछ देर बाद अनामिका ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। भूत उनके दिमाग में है, तुम बिल्कुल एक आम इंसान हो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। जय ने कहा। आप किससे डरते हो? अनामिका ने जय को देखकर पूछा। मैं? जय ने अनामिका की तरफ देखा। किसी से नहीं, मुझसे किसी ने कहा था कि तुम्हें तब तक किसी से डरने की जरूरत नहीं है जब तक कि तुम गलत ना हो, फिर चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। सब डरते हैं। अनामिका ने अपना सर पीछे सीट पर टिकाते हुए कहा।